जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद है कि आप अच्छे हैं दोस्तों। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ का अध्याय 5 हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब तक हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें दोस्तों। चलिए मैं बात करूँ एनसीईआरटी आपको कहाँ कहाँ काम आएगा परीक्षाओं में। पहले तो आपको बीपीएससी यूपीएससी वगैरह में वहाँ पर आपको ये बतलाया जाता है कि आप जो है तैयारी का जो है अपना बेसिक जो फाउंडेशन है वहाँ से आप शुरू करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य ईसा पूर्व 4वीं सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था। नहीं, मौर्य साम्राज्य में जो है पहले नंद राजाओं का राज शासन था। ठीक है, घनानंद का आप लोग को मालूम होगा। तो उत्तर भारत में ये सबसे शक्तिशाली राजा होता था नंद राजा। ठीक है, तो नंद राजाओं को जो है करों की वसूली से अपार संपत्ति जमा कर ली थी और उनके पास जो है एक विशाल सेना भी थी, परंतु वह कुशल नहीं था। ठीक है, मतलब एक तरह का शक्तिशाली नहीं था और लोकप्रिय भी नहीं था, इसलिए उनको उखाड़ फेंकना बेहद ही आसान था। तो चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण मंत्री थे, नहीं कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य कौटिल्य एक ही हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश का एक तरुण चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर तैयार किया। कहा जाता है ऐसा कि चंद्रगुप्त मैं बोल रहा हूँ, चाणक्य जो थे ये नंद वंश के ही दरबार में मंत्री होते थे। और जो है एक बार की बात है जब ये जो है दरबार में जो है दोनों में जो है मतभेद हो जाता है कौटिल्य और पद्मानंद के बीच में। और उसने उस समय वो कसम खाया था कि मैं तुम्हारा जो है ये वंश को मगध की गद्दी से उखाड़ फेंकूँगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है एक बालक का जिसका नाम चंद्रगुप्त था उनको जो है शिक्षा देकर तैयार किए और अपनी सेना को संगठन किया चंद्रगुप्त जो है, और नंद राजा को जो है सिंहासन से उतार दिया। ठीक है, हरा दिया चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया सिकंदर के बारे में, क्योंकि सिकंदर जो है उस समय जो है भारत में प्रवेश करता है। जैसे कि मगध में अपनी शक्ति का स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त अपनी ध्यान पश्चिमोत्तर में पंजाब की ओर लगाया। यूनानी राजा जो थे सिकंदर 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला करता है, लेकिन वह भारत फिर लौट जाता है हमला करके, और उसके बाद कुछ क्षेत्र पर में ही उसकी मौत हो जाती है लौटते क्रम में ही सिकंदर की। ठीक है, 323 ईसा में खुद ही वह चल बसता है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैसे पंजाब को जीता, अफगानिस्तान को जीता, उत्तर भारत मध्य भारत के लगभग अधिकतर राज्यों को जीत लिया था। चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्मी मानता था, जैन धर्म को मानता था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने जल्दी से ही समूचे पंजाब को जीत लिया, उत्तर के कुछ राज्यों को भी जीत लिया। उत्तर के जो सेनापति थे वो सेल्यूकस निकेटर थे। ठीक है, इनके अधीन इनको भी हराया चंद्रगुप्त ने एक लंबे अभियान से 305 में इनको भी हरा दिया। ठीक है, अफगानिस्तान पे कब्जा किया। इस तरीक़ा से वो जो है कब्जा करने में आगे रहते थे। तो सेल्यूकस निकेटर के जो पुत्री थे उसी से जो है ये लोग विवाह भी किए थे चंद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने के बाद समूचा उत्तर भारत मौर्य के अधीन हो गया था। अब आते हैं चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार। करीब 25 साल तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया था, बिंदुसार को सौंप दिया था। बिंदुसार को सौंपने के बाद जो है चंद्रगुप्त जो है वह जैन मुनि बन गया था। ठीक है, और वह दक्षिण भारत चला गया था। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण के मैसूर तक फैल गया था और इस तरह से उसमें लगभग सारा देश शामिल हो गया था। केवल उड़ीसा कलिंग भी जो दक्षिण के राज्य थे वह जो है इसमें शामिल नहीं होना चाह रहा था। वह जो है वह चाहता था कि मैं जो है इस राजा कलिंग लोग चाहते थे कि मौर्य के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मौर्यों को जो है उन पर आक्रमण करना पड़ा। यह काम जो है चंद्रगुप्त के पौत्र नहीं अशोक ने किया था। तो बिंदुसार जान लिया। अब हम लोग चलते हैं अशोक के बारे में। तो मौर्य राजाओं में अशोक का जो है नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। नहीं, अशोक महान, वह भारत का सबसे महानतम शासकों में से एक था। उसने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य को जो है साम्राज्य में शामिल कर लिया था। कलिंग पर जब उसने जीत हासिल किया तो दोनों तरफ सेनाओं को जो है काफ़ी हानि उठानी पड़ी, काफ़ी लोग जो है मरे थे, काफ़ी लोग घायल हुए। इस तरीक़ा से अशोक को जो है दुख देखकर बड़ा ही दुख हुआ। स्त्रियां और बच्चों को देखकर उसे बड़ा ही क्लेश हुआ। तब उसने फैसला किया कि वह कोई भी युद्ध आगे नहीं करेगा, इसके बजाय वह क्या करेगा, वह शांतिपूर्वक रहेगा, समझाए बुझाएगा नहीं। आगे के 30 साल तक वह युद्ध नहीं करता है
और कलिंग जो है अब मौर्य शासन का एक हिस्सा हो गया था। तो भारतीय इतिहास में पहली बार जो है समूचा उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन हो गया था। ठीक है, तो इससे अपने शासन के 12वें वर्ष में अशोक ने कई सारे राजा की जो आज्ञाएँ होती है वो जारी किया। उसने धर्म, अच्छे शासन, लोगों के एक दूसरे के प्रति बर्ताव, मामले के बारे में विचार व्यक्त किया। नहीं, डायरेक्ट प्रजा की सेवा करना उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने कई सारे चटम्बों स्तंभों पर स्थानों पर खुदवाया और उसमें अपना जो है विचार को व्यक्त किया। नहीं, एक तरह का राजा सोचता था कि नहीं, हमारा जो है सब पुत्र है, प्रजा ही। तो अशोक ने जो है कई सारे अभिलेखों खुदवाई। ठीक है, अशोक ने धर्म की स्थापना की। अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता था और वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, परंतु इससे भी अधिक वह अपने ऊंचे आदर्शों विश्वास करता था जो मनुष्य की शांतिपूर्ण और सदाचारी बन सकते थे। उन्होंने धर्म की स्थापना की। धर्म क्या है? संस्कृत का धर्म सबसे प्राकृत रूप है धर्म। तो अशोक जो है कलिंग को जीता। ठीक है, बौद्ध धर्म को माना, धर्म की स्थापना किया। ठीक है, इस तरीक़ा से उसकी जो रज्ञाएँ थी विभिन्न लिपियों में लिखी गई। अधिकांश रज्ञाएँ ब्राह्मी लिपि में, अधिकतर जो उसकी जो लेख है वह ब्राह्मी लिपि में मिली। ठीक है, इस तरीक़ा से भारत में अनेकों प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन हुआ। अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत होती थी। किस भाषा में था? प्राकृत, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ उसको। तो यह आम जनता की भाषा थी, जबकि संस्कृत जो है ऊंची जातियों की भाषा थी, शिक्षित लोगों में बोली जाती थी। अशोक की कुछ रजाएँ यूनानी भाषा में भी और अफगानिस्तानी में भी खुदवाए थे। अशोक के विचारों को लोग तक पहुँचाना था, इसलिए उसने ऐसी भाषा का प्रयोग और किया ताकि वे समझ सके। अशोक का इच्छा था कि वो विभिन्न धर्मों का अनुयायी आपस में शांति और सहोदर से रहे। समय जो है समुदाय में, संप्रदाय में सबकी वो इज्जत करता था। ब्राह्मण हो चाहे कोई भी जाति हो, नीची जाति हो, सबको वो बराबर मानता था। ब्राह्मण लोग जो है अपने मतभेद करते रहते थे धर्मों के प्रति। ठीक है, तो इस तरीक़ा से धीरे धीरे जो है अशोक का जो है बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हुआ। अगर देखा जाए तो अशोक कालीन जो भारत था वो आप देख रहे हैं, जो ये रंगा हुआ पार्ट है ये जो है पूरे अशोक का शासनकाल का साम्राज्य है। ठीक है, देख सकते हैं आप दक्षिण भारत यहाँ तक फैला हुआ है ये। ठीक है, पूरा प्रायद्वीपीय भारत है एक तरह से कह सकते हैं आप। उस पर पूरा अशोक का शासनकाल होता था। देख सकते हैं गांधार है, पेशावर, तक्षशिला, सिंधु के आसपास, इधर दक्षिण में कृष्णा नदी तक है, नहीं गोदावरी नदी, कलिंग यहाँ था, पाटलिपुत्रा। ठीक है, बाकी कुछ नीचे चोल चेर पांड्य थे, इस पर कब्जा उन्होंने नहीं किया था। तो इस तरीक़ा से वह जो जनता का बहुत बड़ा सेवक थे। कई सारे समाज में जो है उन्होंने अच्छे काम किए। ठीक है, पशु, जैसे कि पशु की हत्या पर रोक लगवाई। नहीं, उस जो है धार्मिक स्थानों पर जो बलि जो लोग देते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कई लोग मांस खाते थे। ठीक है, अशोक के दरबार में भी मांस का सेवन होता था, तो उनके राज दरबार में भी जो है डेली जो है 2 मोर और 1 हिरन पकता था राजा के लिए, तो उसने भी इसको रोक लगा दी। ठीक है, और उन्होंने शांतिपूर्वक रहें और ज़मीन धर्म मसलों पर कलह ना करें, उनका कहना था कि। तो इस तरीक़ा से वो बहुत ही अच्छे शासन प्रशासन शामिल। अब आते हैं समाज और संस्कृति और प्रशासन के बारे में। तो मौर्य कला जो है अशोक की रज्ञाओं चट्टानों से बलुआ पत्थर पर ऊंचे स्तंभ में खोदी गई स्तंभों में इतनी बढ़िया से पॉलिश की गई है कि शीशे चमकते हैं, और प्रत्येक स्तंभ सिर पर हाथी, साढ़, सिंह की प्रतिमा बनाई गई है। नहीं, सारनाथ के अशोक स्तंभ ही भारत चक्र जो चक्र लिया गया वो सारनाथ के अशोक चक्र से ही लिया गया है। यस, ठीक है, 4 चिन्ह बनाए गए थे। 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 4 सिंहों की इस बनावट को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हैं अब यही है रामपुरवा के अशोक स्तंभ वृषभ शीर्ष। ठीक है, तो अशोक का प्रशासन, अशोक राजाओं का जो आज्ञाएँ थे उसका विचारों के बारे में उन्होंने लिखा कि उनका मत था कि राजा को प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा पिता अपने बच्चों के साथ करता है। अपनी आज्ञाओं के अक्सर वो कहता था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नहीं, जिस प्रकार पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है उसी प्रकार जो है राजा भी अपनी प्रजा की देखभाल करता है। तो अशोक जो है नगरें खुदवाएँ, कई सारे सड़कें बनवाई। ठीक है,
तालाबें खुदवाएँ, नहरें का इस्तेमाल किया, छायादार वृक्ष लगवाएँ, पानी कुएँ खुदवाएँ, यात्रियों के लिए शेड बनवाएँ, धर्मशालाएँ बनवाएँ, रोगियों के इलाज चिकित्सा केंद्र खुलवाएँ, पशुओं के इलाज के लिए करवाएँ। अशोक अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा बनाया, ठीक है। उसने सलाह दिया मंत्रिपरिषद को और अपने आदेशों का पालन करते थे। तो इस तरीक़ा से 4 बड़े प्रांतों में बँट गया था। प्रत्येक प्रांत शासन राज्यपाल संभालता था, एक राज्यपाल राजा के अधीन होते थे। तो जान पड़ता है कि इन प्रांतों को जिला में बांटा गया था और प्रत्येक ज़िले में एक गांव होते थे, कई गांव होते थे। ज़िले के प्रशासन देखभाल इस तरह करते थे अधिकारी लेवल, डीएम लेवल जैसे आज होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं यही हमारा सारनाथ का अशोक स्तंभ है। शीर्ष भारत के स्वतंत्र होने पर इसको जो है अपनाया गया था। तो इस तरीक़ा से एक दल ऐसा होता था जो गाँव से कर लेता था, पशुओं का लेखा जोखा करता था, वसूली करता था प्रशासन को चलाने के लिए, क्योंकि कर का आवश्यकता ज़रूर होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सेना था इनके पास। तो कई सारी समितियां थी, प्रशासन थी, जो अलग अलग विभाग होते थे। इनके अधिकारियां अशोक ने एक विशेष प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिसे वह धर्म महामात्र कहता था। ये अधिकारी सारे देश का दौरा करते थे, स्थानीय कामों की जांच पड़ताल करते थे, लोगों की शिकायतें सुनते थे, समाज आचरण व्यवहार ये आपस में मेलजोल करते थे। पड़ोसी देशों का से संबंध, अशोक अपने पड़ोसियों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। उसने आजकल के राजदूतों भारतीय धर्मदूतों से कई सारे पश्चिमी एशिया राजदरबारों में भी उसने भेजा। यूनानी राजा इनके नाम से उन्होंने उल्लेख अपने अभिलेख में भी किया है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म प्रचार के लिए, ठीक है, बेटी को भी भेजा। तो इस तरीक़ा से अब आते हैं कौटिल्य। उस समय के जो कुछ महान जो आए थे, मेगास्थनीज नहीं, जो बड़े बड़े पंडित थे, कौटिल्य मेगास्थनीज के बारे में चलते हैं, जानते हैं। अब है मौर्य काल के बारे में बहुत से कुछ जानकारी दी। साहित्यिक स्रोत जो मिलता है वह अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही मिलता है, जिसका आज हम अधिकांश हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने लिखा था। इस ग्रंथ में कौटिल्य ने समझाया कि अच्छे शासन संगठन किस प्रकार किया जाए। दूसरा स्रोत मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखा हुआ विवरण। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कुछ समय भारत के लिए बिताया आया था, और मेगास्थनीज का जो वृत्तांता है, जिसका दुर्भाग्यवश कुछ अंश बचा है, उसको देखा जा सकता है। मेगास्थनीज जानकारी देता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल नगर था और सुंदर नगर था और मजबूत प्रकोष्ठ से घिरा हुआ था। मकान की लकड़ी से बने हुए होते थे, परंतु राजा का महल पत्थर का बना होता था। राजा दरबार और उसके वैभवपूर्ण जीवन से मेगास्थनीज बहुत प्रभावित था। राजा जनता की तरह सभी शिकायतें सुनता रहने के लिए तत्पर होता था। चंद्रगुप्त की एक बड़ी सेना थी, क्योंकि कई सारे युद्धों लड़ने पड़े थे। अधिकारियों द्वारा जमा किए गए करों एक बड़ा भाग सेना पर खर्च होता था। समाज की बात करें तो समाज के बारे में मेगास्थनीज लिखता है कि अधिकतर लोग खेती करते थे, ठीक है, और भूमि को उपजाते थे। राजा की भूमि पर भी वो खेती करते थे। गाँव में सुखपूर्वक लोग रहते थे। चरवाहे गड़ड़ियाँ गाँव में ही रहते थे। बुनकर, पढ़ाई, लोहार, कुम्हार ये सब भी अपने कामों को करते थे, ठीक है। तो राजा के लिए भी काम करते थे कुछ ना, इस तरीक़ा से उनका जो है जीवन चलता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग सेना में भर्ती होते थे। उनका सैनिकों को वेतन अच्छा मिलता था। उसमें लोग सुख चैन से रहते थे, मतलब बहुत सुखमय था उनका शासन प्रणाली। मंत्री, अध्यक्ष और अन्य अधिकारी भी नगर के गांव दोनों में काम करते थे। तो इस तरीक़ा से मौर्यों का अगर अंत की बात करें तो मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन्न भिन्न होने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के कई कारण हैं। जैसे एक तो यह था कि अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल नहीं सके। दूसरा कारण यह था कि साम्राज्य विभिन्न प्रदेश अत्यधिक दूरी के कारण, मतलब बहुत दूर दूर शासन करना आसान नहीं था, तो अलग थलग पड़ने लगे। धीरे धीरे सब अपने आप आपस में आज़ाद होने लगे, क्योंकि उतना बड़ा प्रशासन तंत्र को चलाना आसान नहीं था, उतने बड़े क्षेत्रफल को। तो इस तरीक़ा से एक विशाल सेना का आवश्यकता होता था, बहुत ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता था। तो इससे अच्छा है कि वो धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए अशोक के मृत्यु के बाद। इस तरह से धीरे धीरे मौर्यों का जो है पतन होने लगा। फूट का नतीजा हुआ। फूट होने से यूनानियों को हराने में 100 साल वक्त इस तरीक़ा से पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक राजा का आक्रमण किया, और राजा अकेले आक्रमण करना संभव नहीं होता था। तो इसलिए जो है 20 साल बाद 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य शासन की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना कर देती है। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग। अब तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट हम अध्याय में चलेंगे, अध्याय भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।